चीनी सैनिकों ने तीसरी बार अटैक किया तो उनका मुकाबला करने के लिए एक लाइट मशीन गन थी और राइफल की संगीन। ये जंग सूबेदार जोगिंदर सिंह ने आखिरी सांस तक लड़ी। सूबेदार जोगिंदर सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, जिनके पराक्रम के आगे चीन की सेना ने भी सिर झुका दिया था। जंग के बाद उनकी अस्थियों को चीन ने सम्मान पूर्वक सिख रेजिमेंट को लौटाया था। 18 नवंबर 1962, रेजांगला, लद्दाख। जंग कैसे लड़ी जाती है, ये रेजांग लॉ में भारतीय सेना की 13 कुमाऊं रेजिमेंट के मेजर शैतान सिंह ने दिखाया। लद्दाख के चुशुल सेक्टर में अहिर इन्फेंट्री की चार्ली कंपनी के कमांडर मेजर शैतान सिंह ने पहाड़ी नाले के रास्ते चीनी सैनिकों को आगे बढ़ते देखा। चीनी सैनिकों की संख्या 2000 से ज्यादा थी, जबकि मेजर शैतान सिंह की चार्ली कंपनी में उनके अलावा 120 जवान थे। कुछ ही घंटों में चीन के सैकड़ों सैनिक मारे गए। इसके बाद चीन ने पहाड़ियों के पीछे से अपनी एक टुकड़ी भेजी और दो तरफा गोलाबारी में मेजर शैतान सिंह की कंपनी को काफी नुकसान उठाना पड़ा। वो खुद भी बुरी तरह घायल थे, लेकिन अंतिम सांस तक उन्होंने अपनी पोस्ट नहीं छोड़ी। मेजर शैतान सिंह के साथ रेजांगला में उनकी कंपनी के 114 जवान भी शहीद हुए। बचे हुए 6 जवानों को चीन ने बंदी बनाया, लेकिन वो भी चीन को चकमा देकर बच निकले। उन्हीं में एक कैप्टन रामचंद्र यादव ने शहीद मेजर शैतान सिंह के पार्थिव शरीर को पत्थरों के बीच छिपा दिया। मेजर शैतान सिंह का अंतिम संस्कार भी महीनों बाद तब हुआ जब हिमालय से बर्फ पिघली। उन्नीस की जंग में चीन हमारी सीमा में काफी अंदर तक घुस चुका था। फिर माओ ने अचानक युद्ध विराम क्यों किया? अक्सर चीन के अलावा चीन बाकी इलाकों से पीछे क्यों हटा? ये चीन का कोई डर था या फिर भारत को हमेशा के लिए डराए रखने की चाल? सीमा पर भारतीय जवान अगर बिना हथियारों के इतनी वीरता से लड़ रहे थे तो उन्हें बैकअप सपोर्ट देने में नेहरू सरकार के हाथ क्यों बंधे थे? इन तमाम सवालों का जवाब आपको मिलेगा हमारी टेली सीरीज के इस एपिसोड में। देखिए जख्म, स्कार्स ऑफ द पास्ट। 18 नवंबर 1962, चीन के हमले का 28वां दिन। उत्तर भारत में पूरा अक्साई चीन इलाका चीन के कब्जे में आ चुका था। पूर्वोत्तर में नेफा से आगे बढ़ते हुए चीन के सैनिक असम के तेजपुर के बेहद नजदीक आ चुके थे। प्रधानमंत्री नेहरू के कंधे झुकने लगे थे और देश का हौसला भी। 19 नवंबर 1962, हर तरफ से हताश नेहरू ने अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को एक चिट्ठी भेजी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि डियर मिस्टर प्रेसिडेंट, मेरे पिछले संदेश के कुछ घंटों बाद ही नेफा में हालात और खराब हो गए हैं। बोमडिला हाथ से निकल चुका है और वापस लौटते हमारे सैनिक सेला रिज और बोमडिला के बीच फंस चुके हैं। भारी संख्या में चीनी सैनिकों के आगे बढ़ने से पूरी ब्रह्मपुत्र घाटी खतरे में है। अगर फौरन कुछ नहीं किया गया तो पूरा असम, त्रिपुरा, मणिपुर और नागालैंड भी चीन के हाथ चला जाएगा। चीन ने सिक्किम और भूटान के बीच जुम्बी वैली में भी खतरा पैदा कर दिया है। उधर भी हमला तय दिख रहा है और तिब्बत के साथ जुड़े यूपी, पंजाब और हिमाचल प्रदेश पर भी खतरा है। आपका जवाहरलाल नेहरू। इसी लेटर में नेहरू ने अमेरिका से एक और गुहार लगाई। उन्होंने जॉन एफ कैनेडी से अमेरिकी लड़ाकू विमानों के 12 स्क्वाड्रन भेजने का अनुरोध किया। मुझे लगातार महसूस हो रहा है कि हमारी थल सेना को हवाई सपोर्ट की जरूरत है, लेकिन अपने मौजूदा विमानों और रेडार से हम चीन की जवाबी कार्रवाई का सामना करने में सक्षम नहीं हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप हमारी एयर डिफेंस के लिए सुपरसोनिक ऑल वेदर फाइटर प्लेन के कम से कम 12 स्क्वाड्रन भेज दें। हमारे पास अधिक रेडार भी नहीं है, उसकी मदद भी हमें आपसे ही चाहिए। हमें तुरंत जरूरत है, जब तक हमारी वायुसेना। नेहरू के पत्र से ऐसा लगा कि 1962 में भारतीय वायुसेना के पास कुछ था ही नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि चीन के हमले से नेहरू सरकार बौखला चुकी थी। उसकी बौखलाहट खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों ने यह कहकर बढ़ा दी कि अगर भारत ने हवाई हमला किया तो इससे चीन और भड़क जाएगा और फिर चीन का सीधा हमला कलकत्ता पर होगा।
1962 के युद्ध में वायुसेना का इस्तेमाल न करने की एक वजह और भी थी। चीन के पास उस समय रूस में बने मिग-15, मिग-17 और मिग-19 जैसे फाइटर प्लेन्स थे। भारतीय वायुसेना को उन लड़ाकू विमानों की ताकत और कमजोरी की जानकारी नहीं थी और शायद अपने विमानों पर भरोसा नहीं। कैनबरा बॉम्बर और वैम्पायर ग्राउंड अटैक जेट मौजूद थे। लगभग 500 विमानों का अपना हवाई बेड़ा होने के बावजूद सरकार ने उनका इस्तेमाल नहीं किया और अमेरिका ने गुहार लगाने पर भी अपने लड़ाकू विमान नहीं दिए। जॉन एफ कैनेडी ने अपना युद्धपोत भेजने का भरोसा जरूर दिया, लेकिन उसकी नौबत नहीं आई क्योंकि 21 नवंबर 1962 को चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया। माना जाता है कि क्यूबा संकट तब तक खत्म हो चुका था और माओ त्से-तुंग का मकसद भी पूरा हो चुका था। वो अक्साई चीन पर कब्जा करके काराकोरम हाईवे बनाने का अपना मंसूबा पूरा कर चुके थे। 10 अक्टूबर 2022, कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया। For multiple decades, Western countries did not supply weapons to India, and in fact saw a military dictatorship next to us as the preferred partner. So I think we all in international politics deal with what we have. असली 1960 के दशक में भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने वाले मिग-21 विमानों की डील सोवियत संघ ने चीन युद्ध से पहले ही की थी, लेकिन 1962 तक उनकी डिलीवरी शुरू नहीं हो पाई थी। चीन के हमले के बाद सोवियत संघ ने मिग-21 का उत्पादन भारत में ही करने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी कर दिया। भारतीय वायुसेना का यह पहला सुपरसोनिक फाइटर प्लेन था जिसने 1965 की जंग में पाकिस्तान को पस्त करने में अहम भूमिका निभाई थी। 1965 और 1971 की जंग में इंडियन आर्मी की सबसे बड़ी ताकत बने PT-76 टैंक भी भारत को सोवियत संघ से ही मिले। T-90 भीष्म टैंक भी रूस की ही देन है और समंदर में भारत की ताकत विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रमादित्य का निर्माण भी रूस के सहयोग से ही हुआ है। 1962 की जंग के वक्त भारत के पास कोई इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं थी। उस वक्त CIA और KGB की कहानियों से शायद नेहरू ने मान लिया था कि विदेशी इंटेलिजेंस एजेंसी का काम सिर्फ दूसरे देशों के खिलाफ साजिश रचना ही होता है। चीन के हमले के बाद ये सबक भी मिला कि मजबूत इंटेलिजेंस एजेंसी ही की जरूरत का ही असर है कि आज हिंदुस्तान अपने दम पर दुनिया की महाशक्तियों को जवाब देने की हैसियत रखता है। 60 साल पहले दूसरों की मदद पर निर्भर भारत आज आत्मनिर्भर है। किसी डिफेंस एक्सपो में भारत की मिट्टी से, भारत के लोगों के पसीने से बनी अनेक विध उत्पाद हमारे ही देश की कंपनियां, हमारे वैज्ञानिक, हमारे युवाओं का